नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह यूपी पीसीएस के 30 वर्षों के पेपर्स की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 1991 से लेकर के 2023 तक के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स को विद एक्सप्लेनेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आपके यूपी पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आगामी आरओ की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो सीरीज मैंने चला रखी है इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से प्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसी सीरीज से सॉल्व कर पाएंगे। इस क्रम में हम 20 पेपर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। 21वां पेपर गतिमान था जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल प्रोवाइड कराया था। 2019 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे जिसके 70 क्वेश्चंस को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 71वां प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर का जो मंदिर है इसको विदर्भ के खजुराहो मंदिर के रूप में मान्यता प्राप्त है। मार्कंडेश्वर मंदिर की बात हो रही है तो ये महाराष्ट्र के जिडा गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। और मार्कंडेश्वर मंदिर जो है ये उत्तर भारत के मंदिरों के नागर समूह से संबंधित है। मतलब इसकी जो शैली है, जिस शैली में ये बना हुआ है वो नागर शैली में बना हुआ है। 72वां प्रश्न है, सुमेलन से जुड़ा हुआ है। कुछ तूफान और हरिकेन्स के नाम हैं और इनसे प्रभावित देशों से आपको इनको मैच करना है। डोरियन जो है ये बहामास से संबंधित है। हैजिबिस जो तूफान है ये जापान से संबंधित है। लेकिमा का संबंध चाइना से है और मिटाक का संबंध है जेजू और दक्षिण कोरिया से। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? क्योंकि ये 2019 का पेपर है तो ये प्रश्न भी 2019 के नवाचार सूचकांक से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। इसकी जो अपडेटेड जानकारी है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग ने 21 जुलाई 2022 को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है। 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर है। जिस टाइम पर यह प्रश्न पूछा गया था उस समय भी कर्नाटक का ही पहला स्थान था। तेलंगाना और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारत ने नवीनतम जो इंडेक्स है 2023 में उसमें 40वां स्थान हासिल किया है, जो 2015 में 81वें स्थान के बाद से उल्लेखनीय बढ़त को दर्शाता है। 2015 में भारत का स्थान इस इंडेक्स में कौन सा था? 81वां था। 2023 में भारत जो है 40वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बुकर प्राइज विजेता 2019 की जो पुस्तक है गर्ल वीमेन अदर के लेखक कौन है? तो लेखक है इनके बर्नार्डिन इवारिस्तो। ठीक है, ये 2019 का बुकर प्राइज था। अभी हम 2023 का जो बुकर प्राइज है उसको देखेंगे। पुराना डाटा आपको याद नहीं रखना है। देखिए करंट के जो क्वेश्चंस हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं होता तो उनको मैं डिलीट कर देता हूं, लेकिन जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर डिलीट नहीं किए, उनको मैंने रखा है। और जहाँ जहाँ अपडेशन की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ चीज़ों को संशोधित करने की ज़रूरत है तो मैंने वहाँ पर उनको संशोधित कर दिया है। तो 2023 का जो बुकर पुरस्कार है वो आपको याद रखना है। आयरिश लेखक पॉल लिंच, इनको मिला है 2023 का बुकर। और इनकी जो किताब है उसका नाम आप याद रखेंगे प्रोफेट सॉन्ग। इसके लिए इनको 2023 का बुकर प्राइज दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जॉर्जी गॉस्पोंदिनो पहले बुल्गारियाई लेखक बन गए हैं। उन्हें ये पुरस्कार टाइम सेल्टर के लिए दिया गया है। देखिए ये बुकर प्राइज है प्रोफेट सॉन्ग के लिए, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। जॉर्जी गॉस्पोंदिनो को मिला है और इनका जो कृति है वो है टाइम शेल्टर। दोनों को याद रखेंगे। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है टाइम शेल्टर का वो एंजेला रोडेल ने किया है। 2022 में गीतांजलि श्री को जो है ये पुरस्कार दिया गया था उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका हिंदी अनुवाद रेत समाधि के नाम से था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली ये पहली पुस्तक थी टॉम्ब ऑफ सैंड। और गीतांजलि इस सम्मान को पाने वाली हिंदी की पहली लेखिका थी। ठीक है, यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी और डेजी रॉकवेल ने इसका जो अनुवाद किया था वो अंग्रेजी भाषा में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? ये उस टाइम पर किया गया था 2019 में, लेकिन इस परियोजना का नाम आपको पता होना चाहिए। मांगदेछू विद्युत परियोजना जो है इसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध, ठीक है, किस कला से है? तो ये बांस कला से संबंधित पुस्तक है वेणु शिल्प। कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो सिक्किम राज्य को जो है 100% जैविक राज्य का दर्जा मिला था 2016 में। ठीक है,
राज्य सरकार ने राज्य के 66,000 किसानों को एक मजबूत नीतिगत रूप के साथ मदद की उनकी, और उन्हें कृषि में ट्रेंड करने का काम किया, प्रशिक्षित करने का काम किया। सरकार ने दृढ़ता से अपने लोगों को प्रोत्साहित किया और 2003 में सिक्किम राज्य जैविक बोर्ड जो है बनाया गया। 2016 में जो है इसको सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। इस वजह से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे नहीं रखी, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेड होंगे, क्योंकि अब तक हमने 20 पेपर करे हैं। हर पेपर में लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करते हैं, तो इस हिसाब से अब तक हम लगभग 2,500 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ विटामिन के नाम दे रखे हैं और उनका जो सोर्स है वो दे रखा है, आपको ये यहाँ से मैच करना है। विटामिन B6 ये धान की जो चोकर होती है, राइस ब्रेन जिसको कहा जाता है, उसमें विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन E ये गेहूं के जो अंकुर होते हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन K जो है ये अल्फा अल्फा जो घास होती है उसमें पाया जाता है। विटामिन B2 का सोर्स कॉड या यकृत का जो तेल होता है, कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो नहीं होता है। कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा विटामिन ए और विटामिन डी भी मौजूद होता है। विटामिन बी को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस या चीलोसिस रोग नामक जो बीमारी है वो हो जाती है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां जो है इसके प्रमुख सोर्स होते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसके आधार पर आपको अपना उत्तर देना है। कथन है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण क्या दे रखा है? मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने पिछले पेपर देखे हो तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है इसी फॉर्म में। ठीक है, तो पहला कथन जो है इसका सही है, दूसरा जो कारण दे रखा है वो गलत है। व्याख्या में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दी है। मैचिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, केवलार क्या होता है? इसको मैंने पहले से ही मैच कर रखा है। केवलार होता है एक संश्लेषित रेशा। टैक्सोल क्या है? ये एक कैंसर रोधी दवा का नाम है। जिंक फास्फाइड क्या है? ये रोडेंट नासी है। और नाइट्रोसेलुलोज एक प्रकार का विस्फोटक होता है। निम्न में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, या शुष्क बर्फ हो गई। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है कि ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। दूसरा है कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, जहां पर वे बनते हैं। तो दोनों कथन एंजाइमों के संबंध में सही हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का अभाव होता है, वो होता है इसमें आयरन। ठीक है, लोहा या आयरन जो होता है वो माँ के दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम की बात करें तो ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित होती हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये चार चीज़ों के नाम दे रखे हैं, ब्लैक गोल्ड, फुलेरीन, ग्राफीन, केवलार। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसी फॉर्म में नहीं पूछा गया था, लेकिन ये चारों चीज़ जो दे रखी हैं, चाहे केवलार की बात करें, ग्राफीन की बात करें, फुलेरीन की बात करें, ब्लैक गोल्ड की बात करें, ये अलग अलग फॉर्म में पूछी जा चुकी हैं और इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या जो भी अतिरिक्त जानकारी वो मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको बताना है कि इनका जो प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था, तो सबसे पहले किसका किया गया था, फिर उसके बाद में किसका किया गया था, मतलब कालक्रम के अनुसार इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो इसमें से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था वो केवलार था। उसके बाद में आप देखेंगे तो फुलेरीन, उसके बाद में आपका ग्राफीन हो गया, फिर उसके बाद में ब्लैक गोल्ड। बिब्लियोमेट्री रिपीटेड क्वेश्चन है। बिब्लियोमेट्री क्या है? ये सूचना प्रबंधन उपकरण के रूप में देखा जाता है इसको। एल्बिडो से कौन सा संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति या वापसी की शक्ति। ये एल्बिडो जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और अगर आपने मेरी एनसीईआरटी वाली पूरी सीरीज देखी हो जिसमें मैंने क्लास 6 से लेकर के 12 तक की पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, सारी की सारी वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एल्बिडो हो गया, अल्नीनो हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी परिघटनाएं हैं, उनके बारे में मैंने वहाँ पर विस्तार से बताया हुआ है। तो एल्बिडो क्या होती है? ये वापसी की शक्ति होती है, इसको यहाँ पर समझते हैं। किसी सतह की जो परिवर्तन क्षमता होती है, ठीक है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने की जो उसकी पावर होती है, उसको एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो सबसे उच्च होता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। ठीक है,
इस तरीके से पूछा जा चुका है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका एल्बिडो जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जमी हुई बर्फ़ का एल्बिडो उच्च होता है। उच्च होने का मतलब क्या है कि जमी हुई बर्फ़ जो हो या बर्फ़ की चट्टानें हों, जैसे आप पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर जो बर्फ़ जम जाती है, उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसी वजह से उसका एल्बिडो जो होता है वो उच्च होता है। सौर विकिरण को अंतरिक्ष में जो है सबसे ज़्यादा परावर्तित किसके द्वारा किया जाता है? जमी हुई बर्फ के द्वारा किया जाता है। हिमपात और बर्फ से ढकी हुई अधिकांश सूर्य की किरणें वापस उछलती हैं। इसके विपरीत गहरी मिट्टी की सतहों में कम एल्बिडो होता है। मिट्टी वगैरह हो, जैसे आप देखेंगे तो मिट्टी वगैरह से प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत कम होता है। तो इसी वजह से उसका एल्बिडो कैसा होता है? कम होता है। इसलिए वे अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ना कि रिफ्लेक्ट करते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो दोनों ही कथन जो है इसके संबंध में सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, इन सब के बारे में अलग अलग मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है ये बायो सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। स्टॉकहोम सम्मेलन ये जैविक प्रदूषकों से जुड़ा हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक पूरक समझौता है। जैव विविधता पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल आधुनिक तकनीक से उत्पन्न होने वाले एलएमओज द्वारा संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करने का प्रयास करता है। ये प्रोटोकॉल 2000 में अपनाया गया था और 2003 में ये जो है लागू हुआ था। इनकी ईयर जो है वो भी याद रखेंगे आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ईयर ही इनकी पूछी जाती है। प्रोटोकॉल को मॉन्ट्रियल में 2000 में अपनाया गया, लेकिन कोलंबिया में मूल शहर कार्टाजेना के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जहां पर इस प्रोटोकॉल को अपनाया जाना था। यानी सबसे पहले जब कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में बात चली थी तो इसका आयोजन कहाँ पे होना था? इसका आयोजन कार्टाजेना शहर में होना था कोलंबिया में, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। इसका आयोजन मॉन्ट्रियल में हुआ, लेकिन इसका नाम जो है कार्टाजेना के नाम पर ही रखा गया। 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। तो ये 1972 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये जल प्रदूषण से संबंधित उसमें दे रखा था प्रश्न में, तो जल प्रदूषण से इसका संबंध नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। 1997 में यूएनएफसीसी देशों की तीसरी बैठक में कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों को विभिन्न देशों द्वारा अनुमोदित किया गया था। उन्हें क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से बाद में जाना जाने लगा था। तो ये 1997 में हुआ था। कथन दे रखा है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। कारण दे रखा है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो दोनों ही सही हैं। कथन कारण की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा की मात्रा इस कंडीशन में घटती चली जाती है। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो इसमें जो नीले हरे शैवाल हैं ये नाइट्रोजन का जो निर्धारण होता है जैविक नाइट्रोजन का, उससे संबंधित है। नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी वजह से स्मॉग जो है वो देखा जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500 प्राइज इसको बोला जाता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। श्याम बेवर यानी जो ब्लैक होल होता है ये क्या है? एक प्रकार का सिमटा हुआ या सिकुड़ा हुआ तारा होता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। पश्चिमी घाट, ठीक है। एज इट इज फॉर्म में पूछा गया था। ये जैसा प्रश्न दे रखा है ऑप्शन प्रश्न बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पिछले पेपर्स में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था के रूप में जाना जाता है? तो नीति आयोग। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। इसमें कुछ समितियों के नाम दे रखे हैं, जैसे आपके नायक समिति हो गई, आबिद हुसैन समिति, एस कोहली समिति, कारवे समिति। तो इसमें से सबसे पहले बनी थी कारवे समिति, उसके बाद में आबिद हुसैन समिति, इसके बाद में नायक समिति और सबसे बाद में इन चारों में से बनी थी एस कोहली समिति। इनके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करवे समिति के बारे में। करवे समिति 1955 में लघु उद्योग समिति के रूप में स्टैब्लिश की गई थी। यह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग, उसकी क्षमता का पता लगाने के लिए स्थापित की गई थी। नायक समिति की बात करेंगे तो ये
आरबीआई ने 9 दिसंबर 1991 को श्री पीआर नायक की अध्यक्षता में इसका गठन किया था, जो उपराज्यपाल को वित्त की सुरक्षा के मामले में देश में लघु उद्योगों का सामना करने में आने वाली कठिनाइयों का जांच करने के लिए जो है बनाई गई थी। आबिदों समिति 1997, ये समिति व्यापार नीति सुधार पर जो है इसकी जो रिपोर्ट आई थी और लघु उद्योग पर आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट जो थी उसको भारत के आर्थिक सुधारों में मील का पत्थर माना गया है। तो आबिद हुसैन समिति का जो संबंध है वो व्यापार नीति सुधार पर जो है व्यापार नीति सुधार से संबंधित है, इसके अलावा लघु उद्योगों से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। एसएस कोहली समिति की बात करेंगे तो आरबीआई ने नवंबर 2000 में लघु उद्योग क्षेत्र में बीमार इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने और दिशा निर्देशों के पुनरीक्षण की सिफारिश करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस कोहली की अध्यक्षता में कार्यकारी समूह की नियुक्ति करी थी। सम्मेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कुछ कार्यक्रम हैं और वो किस वर्ष प्रारंभ हुए थे ये आपको पता लगाना है। पहले से ही मैंने इनको मैच कर रखा है। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में प्रारंभ किया गया था। समन्वित बाल विकास योजना आईसीडीएस के नाम से जिसको आप जानते हैं, तो ये 1975 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में स्टार्ट हुआ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में शुरू हुआ। कथन है, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण है पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में जो गिरावट है वो देखने को मिली है। तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही रूप से व्याख्या नहीं करता है। भारत में जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो लगातार घट रहा है। तो वो क्यों घट रहा है? क्योंकि हमारे देश में जो 15 से लेकर के 59 वर्ष की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग है या 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है इसको कार्यशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो एसडीजी 6 जो है ये पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य जो है वो सभी के सभी जो एसडीजी गोल्स हैं उनको मैं आपको पहले की जो पेपर हैं उनमें बता चुका हूँ। 17 के 17 जो गोल हैं वो सभी के सभी मैंने आपको बता दिए हैं और पिछले 2-3 वर्षों से देखा जा रहा है कि हर वर्ष एसडीजी से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इस बार भी आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे और पिछले पेपर्स आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको एसडीजी गोल्स के बारे में पता भी होगा। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। अब इसमें जैसे मान के चलो जे ऑप्शन में दे रखी चीज़ें एजेंडा 21 या अंटलैंड आयोग या यूनेस्को, इसके बारे में भी मैं आपको पिछले पेपर्स में बता चुका हूँ। इस वजह से यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन उनकी नहीं रखी है और ये मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई नया साथी इस चैनल के साथ में जुड़ता है। तो इस वजह से मैं ये इस बात को हमेशा से कहता चला रहा हूँ कि जिस प्रश्न के नीचे आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी या व्याख्या जिस प्रश्न की आपको नहीं दिख रही है तो आप ये मान करके चलेंगे कि इस प्रश्न के बारे में पिछले पेपर्स में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि कंपनी एक्ट 2014 ने सीएसआर को अनिवार्य बना दिया। दूसरा है कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। सामान्य रूप से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व जिसको संक्षेप में हम सीएसआर बोलते हैं, इसको कंपनी के पर्यावरण पर प्रभाव और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कॉरपोरेट पहल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। भारत में सीएसआर की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 के द्वारा शासित है या शामिल है। अधिनियम के भीतर सीएसआर प्रावधान 1000 करोड़ रुपए और अधिक के वार्षिक कारोबार वाली जो कंपनियां हैं या रुपए के कुल मूल्य पर जो है ये जो प्रावधान है सीएसआर के ये लागू होते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये मोरिस डी मोरिस के द्वारा विकसित किया गया। जीवन सूचकांक की जो भौतिक गुणवत्ता है इसको 1970 के दशक के मध्य में अर्थशास्त्री मॉरिस डेविस मॉरिस और यूएस ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल में उनके सहयोगियों के द्वारा विकसित किया गया था। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसी देश के जीवन या कल्याण की गुणवत्ता को मापने का एक प्रयास है।
मूल्य जो होता है ये 3 आंकड़ों का औसत है, जिसमें से पहला है मूल साक्षरता दर, दूसरा शिशु मृत्यु दर और तीसरा है जीवन प्रत्याशा। एक वर्ष में सभी को समान रूप से 0 से 100 के पैमाने पर जो है भारित किया जाता है, मतलब इसकी जो मार्किंग करी जाती है उसका जो पैमाना होता है उसमें 0 से 100 के बीच में उसको जो है अंक दिए जाते हैं। महबूब उल हक जो ऑप्शन में दे रखे थे, ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। 1990 में महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई को बनाया गया था, और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है महबूब उल हक वाला, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। भारत का जो वैश्विक भूख सूचकांक 2017 है उसमें क्या स्थान है, तो ये पुराना प्रश्न है तो इसको छोड़ देंगे। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमको याद रखना है। भारत 2023 के सूचकांक में 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। तो कभी कभी जैसे एक सामान्य रूप में देखा जाए तो हम ये अक्सर बात करते हुए नजर आते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो विश्व की तीसरी, चौथी, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सूचकांकों को देखने पर कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है जब हम ये देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भूख सूचकांक जैसे इन इंडेक्सेस में भारत का स्थान देखिए 125 देशों में से 111 है। इसके साथ साथ हमारे देश की जो 140 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है वो आज भी 5 किलो राशन के ऊपर जो है वो डिपेंड है। राजनीतिक रूप से इसको मत लीजिएगा, लेकिन ये एक विरोधाभास की स्थिति है। अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं दिमाग में परेशान करेंगे। 28.7 स्कोर के साथ में भारत में भुखमरी की स्थिति को गंभीर बताया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्शाता है, जब भारत 107वें स्थान पर था, अब ये 111वें स्थान पर है 125 देशों में से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, ये जो देश हैं ये शीर्ष रैंक वाले देश हैं, यानी यहाँ पर भुखमरी का जो स्तर है वो कम है। और इसके अलावा जो सबसे बेकार स्थिति में है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं यमन, मेडागास्कर और जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है ये सूचकांक में सबसे नीचे है। मैचिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वनस्पतियों के प्रकार और वे किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। माकची वनस्पति का जो प्रकार है ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। किम्बस दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। चैपरिल प्रकार की वनस्पतियां जो है ये आपकी कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं, और मैटेरोल जो है ये चिली में पाई जाती हैं, ठीक है। देश और उनकी राजधानी को आपको मैच करना है, ये पहले से ही मैच हैं। उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो अशकाबाद है। प्राकृतिक वनस्पतियों और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों को सुमेलित करना है। अधिजीवी वनस्पतियां ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बबूल की जो वनस्पति है या बबूल का जो पेड़ है ये सहारा क्षेत्रों में पाया जाता है, मरुस्थलीय एक तरह से ये पेड़ है। बेओबाब जो है ये आपका सवाना क्षेत्र में पाया जाता है। देवदार के पेड़ जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जनजातियां और उनसे जुड़े हुए स्थानों में से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पिग्मी ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। अंगामी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। एमू या एनू ये जापान से संबंधित है। और किर्गिज ये इसका संबंध सूडान से नहीं है, ये किर्गिस्तान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कथन है हिंद महासागर की कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा जो है हिंद महासागर बनता चला जा रहा है। कारण है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व कौन सा क्रम सही है वो आपको पता लगाना है। तो ये 4 जो पहाड़ियाँ दे रखी है इसमें से पश्चिमी सबसे देखा जाए इसमें सतपुड़ा है, उसके बाद में पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सतपुड़ा के बाद में महादेव, फिर मैकाल पहाड़ियाँ, फिर छोटा नागपुर। कथन है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और कारण है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र पाए जाते हैं। तो हिमालय की जो भूकंपीय पेटियां या भारत की जो प्रमुख भूकंपीय पेटियां हैं इनके बारे में विस्तार से जानकारी मैंने आपको पिछले पेपर्स में दी है। पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं दे चुका हूँ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और कारण कथन की सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन ये किसका उदाहरण है, तो ये सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। और इनके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले देखिए सरोवरीय मैदान के बारे में बात की गई है।
तो सरोवरीय मैदान जो होती हैं ये इस प्रकार की झीलें होती हैं जो आने वाली तलछट से भर जाती हैं। तलछट मतलब जो पानी आता है, पानी के साथ में जो रेत या जो मिट्टी के महीन कण होते हैं उससे ये जो है भर जाते हैं। समय के साथ झील से जब जल निकल जाता है तो जमा तलछट को पीछे छोड़ देता है और ये प्राकृतिक जल निकासी, वाष्पीकरण या अन्य भूभौतिकी प्रक्रियाओं के कारण हो सकती है। भारत की कश्मीर घाटी, मणिपुर पहाड़ियों में, इम्फाल बेसिन और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उत्तर की लाल नदी का जल क्षेत्र जो है ऐसे मैदानों के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? सरोवरीय मैदान बोलेंगे। जलोढ़ मैदान ऑप्शन में दे रखा है। ये एक प्रकार की समतल भूमि होती है जिसे एक या अधिक नदियों के द्वारा लंबे समय तक तलछट के निक्षेपण द्वारा बनाया जाता है। बहिर्वाह मैदान का निर्माण हिमनद निक्षेपों के द्वारा होता है। और जो ऑप्शन में लोयस दे रखा था, लोयस का मैदान ये वातज तलछट है जो हवा से उड़ने वाली गाद के जमाव से बनता है। लोयस मतलब हवा के साथ में जो मिट्टी के कण उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर उनका जमाव होता रहता है, तो उससे ये लोयस के मैदान बनते हैं। उदाहरण के लिए जो गोबी का रेगिस्तान है वो लोयस के मैदान का उदाहरण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जानी जाती है। भ्रंश घाटी में कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं, इससे संबंधित जो जानकारी है वो भी आपको पिछले पेपर्स में दी जा चुकी है, इस वजह से यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं रखी है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है और इसको बड़ा खेल देश या सफारी की भूमि भी कहते हैं। सवाना को बड़े खेल देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष हजारों जंतु विश्व भर के लोगों द्वारा यहाँ पर या तो फंसाए जाते हैं या मारे जाते हैं, उनका शिकार किया जाता है। इसे सूडान या सवाना प्रकार या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के पास जो है वो अवस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरा है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है। कथन है, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण दे रखा है कि शेरशाह की जो मुद्रा पद्धति थी उसके समान अकबर के समय का तांबा जो है एक प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता है। इसका स्पष्टीकरण आप यहाँ पे देखेंगे। शेरशाह सूरी ने रुपये का मानकीकरण किया जिसका वजन लगभग 180 ग्रेन या 11 ग्राम चांदी के आसपास होता था। उसने राज्य की मुद्रा को विनियमित करने का प्रयास किया, इसलिए पहला जो कथन है वो सही है। दाम जो था एक छोटा भारतीय तांबे का सिक्का था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच में भारत में अपने शासन के दौरान मोहर सोने के सिक्के और रुपये को चांदी के सिक्के के साथ शुरू किया। इसलिए जो कारण है वो सत्य है। वहाँ पे अकबर के बारे में ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। बाद में मुगल सम्राटों ने संपूर्ण भारत में मौद्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए सिक्कों को चांदी यानी चांदी का सिक्का जो होता है वो रुपया होता था और सोने की मोहरें होती थी और अन्य सिक्कों के साथ में इस पूरी मौद्रिक प्रणाली को मानकीकृत करने का प्रयास किया। एक रुपया को 40 दामों में विभाजित किया जाता था। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत और जजायु। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले इन चारों में से हुआ था बिलग्राम का युद्ध। उसके बाद में आपका आता है सरनाल का युद्ध, इसके बाद में आपका धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध। अब इसको जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये 1540 में हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। सरनाल के युद्ध के बारे में बात करें तो ये सरनाल नामक स्थान ये गुजरात में है। गुजरात में 1572 में ये युद्ध जो है मुगलों और मोहम्मद हुसैन मिर्जा के बीच में हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ 1658 में और ये जो है उत्तराधिकार युद्ध के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर दारा शिकोह को औरंगजेब के द्वारा हराया गया था। जजाऊ के युद्ध की बात करें तो ये 12 जून 1707 को बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। आगरा के दक्षिण में यमुना नदी से थोड़ी दूर जजाऊ नामक स्थान है, वहां पर यह लड़ा गया था। हठ योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि हठ योग नरम नाथ पंथियों के द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। दोनों के दोनों कथन हठ योग के संदर्भ में सही हैं। कौन सी एक विशिष्टता इक्ता प्रणाली की नहीं है? तो पहला है कि इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इक्ता व्यवस्था की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है? सियासतनामा से मिलती है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत है। ठीक है, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व जो है एकत्रित जो राजस्व आता था वहाँ से, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो इक्ता प्रदान किया जाता था वहाँ से जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करता था, उस
रेवेन्यू के दम पर उसको सैनिक रखने पड़ते थे। ये जो है इसकी व्यवस्था थी। हालांकि जो एकता प्रणाली है उसके बारे में मैं आपको पहले भी विस्तार से बता चुका हूँ। कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तबकात नासिरी, ये लिखी है मिनास और सिराज जानी ने। और तारीख फिरोज शाही की रचना की है शम्स सिराज अफीक ने। और तुगलक नामा की रचना इब्न बतूता के द्वारा नहीं की गई है, ये अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1872 में पारित किया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 18 जुलाई 1872 को लागू किया गया था। 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट का मतलब है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम। इसे वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार यदि पक्षों में से कम एक ईसाई है तो विवाह को वैधता प्रदान की जाएगी। भारत के किसी भी चर्च के एक विहित मंत्री, स्कॉटलैंड के एक चर्च के एक पादरी, एक विवाह रजिस्ट्रार या एक विशेष लाइसेंसधारी इस अधिनियम के तहत एक आकांक्षी युगल का या कपल का विवाह करवा सकता था। ये जो है इनको अधिकार दिए गए थे। कुछ आंदोलनों के नाम हैं और उनकी जो ईयर है वो उनके सामने लिखी हुई है, मैच करना है। ये रिपीटेड है, सारे के सारे आंदोलन पहले भी पूछे जा चुके हैं। पाबना जो है ये 1873 से 76 के मध्य जो है चला था। एका आंदोलन जो है ये आपका 1921 में। और इसके बाद में आता है आपका संथाल, ये 1855-56 में चला। ताना भगत आंदोलन 1914। पाबना आंदोलन के बारे में बात करते हैं। पाबना किसान विद्रोह जो है ये यूसुफ शाही परगना में बंगाल के जमींदारों के विरुद्ध किसानों द्वारा किया गया एक विरोधी आंदोलन था या प्रतिरोध आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया? ईशान चंद्र रॉय ने किया। इसे आरसी दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि जो बुद्धिजीवी थे उस समय के, उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन दिया। यह कुल मिलाकर के एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। एका आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1921 में अवध के क्षेत्र में स्टार्ट किया गया था। प्रारंभिक जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं के द्वारा दिया गया। आंदोलन का मुख्य कारण भूमि पर लगाया जाने वाला उच्च कर था, जो आमतौर पर कुछ क्षेत्र में दर्ज किए गए भूमि कर से 50% से भी ज्यादा था। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो 1855-56 का जो संथाल विद्रोह झारखंड क्षेत्र के आसपास के संथालों द्वारा एक बड़ा आदिवासी विद्रोह था, जिसने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट किया था। राजमहल और भागलपुर के बीच इस क्षेत्र में विद्रोह तेजी से फैला, लेकिन निर्दयता पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा लोगों को मार दिया गया और पूरे गांवों को जला दिया गया। ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं। ये जो है आंदोलन बिहार या भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक काल के दौरान जात्रा और उरांव के नेतृत्व में ताना भगतों और उरावों के वर्ग द्वारा किया गया आदिवासी विद्रोह था। ताना भगत ने अंग्रेजों द्वारा उन पर लगाए गए करों का विरोध किया और उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले ही सत्याग्रह का मंचन किया। कुछ घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष दे रखे हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय था या सांप्रदायिक पंचाट जिसको या कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वो 1933 में नहीं था, 1932 में जो है ये आया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो ये सारे के सारे जो तथ्य आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सारे के सारे पहले आपको कराए जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी ये प्रश्न अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो ये नई चीज़ है, ठीक है, आपके लिए। बाकी सारी चीज़ें आप पिछले पेपर्स में भी पढ़ चुके हैं। फिरोज शाह मेहरवान जी मेहता ये एक भारतीय पारसी राजनीतिज्ञ और बॉम्बे से वकील थे। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों और अध्यक्षों में से भी एक थे। 5 नवंबर 1915 में बॉम्बे में इनका निधन हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड आपको पता ही है, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है, 13 अप्रैल 1919। और साइमन कमीशन 1927, और ये क्यों आया था ये भी आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इस पर भी डांडी मार्च ये भी काफ़ी बार आ चुका है, तो इस पर समय वेस्ट नहीं करेंगे। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कब चलाया गया था, कहाँ पे चलाया गया था? तो ये लाल किले, दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पर इन पर मुकदमा चला था। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जा चुकी है। कथन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण है कि वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसके संबंध में आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं?
भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। तो यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक युग पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, जिसमें चैत्र का जो महीना होता है वो पहला महीना होता है। सामान्य वर्ष 365 डेज का होता है। पहला कथन जो है इस हिसाब से गलत हो जाता है। 22 मार्च 1957 को ये जो कैलेंडर है जो वर्तमान में प्रचलित है ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसके साथ में राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया, तो दूसरा कथन भी गलत है। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो इसको अलग किया गया था 1976 में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी के द्वारा भारत में नियोजित विकास का विरोध किया गया था। गांधी को राज्य और केंद्रीकृत योजना पर संदेह था। आर्थिक विकास के विषय में विकेंद्रीकरण उनके विचारों का मर्म था। गांधी ने पितृसत्तात्मक राज्य की उपेक्षा की। उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण राज्य देखभाल के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बन जाते हैं। वे मानते थे कि नियोजन ने ही विकास के मॉडल को भी केंद्रीकृत बना दिया। मतलब वे इस पक्ष में नहीं थे कि जितनी भी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो एक ही जगह पर होनी चाहिए। वो इस बात के प्रबल विरोधी थे। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। एनपीसी का गठन 1938 में हुआ और इसकी पहली अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। स्वतंत्र भारत में नियोजन की शुरुआत की अगर बात करें तो योजना आयोग इस संबंध में स्थापित हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की समयावधि में स्टार्ट हुई। कथन दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण दे रखा है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। संविधान कुछ अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग करता है, लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं करता है कि कौन अल्पसंख्यक होगा। भारत के संविधान ने अल्पसंख्यकों या इसके बहुवचन रूप का प्रयोग कुछ अनुच्छेदों में 29 से 30 और 350 से 350 बी तक किया है। अनुच्छेद 29 में सीमांत शीर्षक में अल्पसंख्यक शब्द है, लेकिन नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए एक अलग भाषा, लिपि और संस्कृति है, इसकी बात करता है। ये एक पूरा समुदाय हो सकता है, जैसे आमतौर पर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय में एक समूह के रूप में देखा जाता है। अनुच्छेद 30 में विशेष रूप से अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई दो श्रेणियों के हो सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। शेष दो अनुच्छेद 350 से 350 भी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है या कोई समूह इस बात को कहता है कि कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग हो सकता है, ये उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये गलत है। इस आधार पर उसको फ्रीडम टू एक्सप्रेस नहीं दिया जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जो बात है वो राज्य सूची में है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची से संबंधित नहीं है। दल विदल विरोध संबंधी जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है। तो सी वाला जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध दिया गया है। ऑप्शन में दूसरी अनुसूची की बात की गई थी, जो कि गलत है। ये चौथी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में क्या है? उसमें परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, वेतन और इसी से संबंधित जो प्रावधान है वे दे रखे हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ये याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको पीएमओ कहा जाता है, इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पीएमओ 1977 में अस्तित्व में आया, सही बात है। इसका प्रधान जो होता है कैबिनेट सचिव होता है, गलत है। ठीक है, पहला सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय को मूल रूप से प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। 1970 में मोरारजी देसाई मंत्रालय के दौरान इसका नाम बदल करके पीएमओ कर दिया गया। पीएमओ की अध्यक्षता प्रमुख सचिव के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो छठी अनुसूची के प्रावधान जो है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं। अनुच्छेद 244 के अनुसार छठी अनुसूची में वर्तमान में 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 स्वायत्त जिला परिषद जो है वो शामिल हैं। राज्यपाल के पास इन क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या स्वायत्त जिलों के नाम बदलने संबंधित अधिकार जो है दिए गए हैं। संघ की कार्यकारी शक्तियां अनुसूचित क्षेत्रों में अपने प्रशासन के संबंध में 5वीं अनुसूची में विस्तारित की गई हैं। छठी अनुसूची के क्षेत्र राज्य के कार्यकारी अधिकार के भीतर बने हुए हैं। दूसरी ओर नागालैंड जो है इसके बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 370A
371A द्वारा शासित है। इसमें कहा गया है कि नागालैंड विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय लेने तक संसद का कोई अधिनियम राज्य में कई क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। इसमें नागा प्रथा कानून, स्वामित्व एवं भूमि और उसके संसाधनों के हस्तांतरण के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्याय के प्रशासन शामिल हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। आर्टिकल 32 जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले विस्तार से बता दिया है। तो प्रतिषेध का संबंध टू बी सर्टिफाइड से नहीं है, बाकी सभी जो है सही रूप से सुमेलित हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन 110, तो काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है। अनुच्छेद 109 जो दे रखा है ऑप्शन में, इसमें 109, 111, 112 दे रखे हैं। 10 का आपको पता ही है, ये धन विधेयक से संबंधित है। तो जो 109, 111, 112 हैं, इनमें क्या क्या दे रखा है वो हम यहाँ पर देखते हैं। 109 में यह बताया गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में ही उसको पेश कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 3 विकल्प हैं धन विधेयक के संदर्भ में, सॉरी धन विधेयक के संदर्भ में नहीं, जो अन्य विधेयक होते हैं उनके संदर्भ में राष्ट्रपति के पास में 3 ऑप्शन होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत वह विधेयक के लिए अपनी सहमति दे सकता है, विधेयक के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता है और संसद के पुनर्विचार के लिए उसको वापस कर सकता है। ये अधिकार धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को नहीं दिए गए हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्न में से किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो ये मोतिहारी और आमलेगंज को जोड़ती है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो ये बाकू शहर में, अजरबैजान के बाकू शहर में जो है जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो ये इस तरीके से 2019 का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर था हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ से बताई हैं। और आप अगर स्टार्टिंग से मेरे जितने भी पेपर मैंने आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए उनको देखते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितनी हम पेपर के क्वेश्चंस को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसके साथ साथ उस प्रश्न के जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ऑप्शन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होती है उसको भी मैं आपके साथ में यहाँ से साझा करता हूँ। और ये इतना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर किसी भी हमारे साथी ने स्टार्टिंग से जितने पेपर मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे पढ़े हैं। तो मैं ये गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वीडियो डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा साफ सुथरा काम है, किसी भी प्रकार का मैं आपसे इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता। इसी चीज़ को लोग 1000-2000 में मार्केट में बेच रहे हैं अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें जो मैंने कराई हैं ये स्टार्टिंग से फॉलो की हैं और वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जो पेपर आपका होगा उसको देने जाएगा और क्वेश्चन पेपर उसके सामने होगा तो उसको ये सीरीज़ ज़रूर याद आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।